जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पीछे थंबनेल से आप जान ही गए होंगे कि आज किस चीज़ की क्लास है। तो आज हम विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बारे में बात की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो देख लेना, प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, जिससे और अच्छे से विशेषण समझ में आएगा। तो आइए हम जानते हैं विशेषण के बारे में और इसके भेद। तो पहले यहाँ देखते हैं विशेषण और विशेष। विशेषण और विशेष होते क्या हैं वो जान लेते हैं। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, सचिन बहुत सुंदर लड़का है। सचिन बहुत सुंदर लड़का है। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष। और एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं, प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या है ये भी आपको बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे सचिन दिया हुआ है, तो सचिन एक विशेष से है। सचिन क्या है? सचिन यहाँ पे विशेष से है। सचिन विशेष से है। और सुंदर क्या है? विशेषण। और बहुत क्या है? प्राविशेषण। बहुत क्या है? प्राविशेषण। आप समझते हैं इसकी परिभाषा। जैसे परिभाषा, तो इसी से परिभाषा निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ विशेषण लिखा हुआ है, तो जो शब्द, परिभाषा देखते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो विशेषता किसकी बता रहे हैं? सचिन की। सचिन एक संज्ञा है। और विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। सचिन कैसा है? सुंदर है। तो विशेषण क्या हो गया यहाँ पे? सुंदर। अब देखते हैं विशेष से। जैसे इसे डाल देते हैं। अब यहाँ विशेष से देखते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या है? जिसकी या जिस संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द की जिसकी विशेषता बताई जाए। जिसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? सचिन की। तो विशेष से कौन हो गया? सचिन। अब देखते हैं आगे प्राविशेषण। प्राविशेषण क्या होता है? यहाँ पे आपको बहुत के नीचे प्राविशेषण लिखा हुआ था, तो पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जैसे परिभाषा से आपको समझ में आ जाएगा, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। विशेषण की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत। तो बहुत सुंदर तो एक विशेषण हो गया, लेकिन सुंदर कैसा? बहुत सुंदर। तो विशेषण की भी विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। इसलिए बहुत क्या हो गया? प्राविशेषण। उम्मीद है विशेषण, विशेष और प्राविशेषण आपको समझ में आए होंगे। अब देखते हैं इसके आगे इनके भेद। तो विशेषण और विशेष, स्थान के आधार पर विशेषण और विशेष के भेद। तो स्थान के आधार पर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दो प्रकार के इसके भेद होते हैं, दो। पहला होता है उद्देश्य विशेषण और दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जिस वाक्य में विशेषण विशेष से पहले आए। और विशेषण विशेष से पहले कैसे? जैसे उदाहरण देखते हैं। जैसे यह ईमानदार व्यक्ति है। यह ईमानदार व्यक्ति है। तो व्यक्ति क्या है? विशेष। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है? विशेष। क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है?
व्यक्ति की, तो व्यक्ति कैसा है? विशेष। और कैसा है? ईमानदार। यानी ईमानदार क्या है? विशेषण। ईमानदार क्या है? ईमानदार क्या है? विशेषण। तो उद्देश्य विशेषण में ऊपर क्या लिखा हुआ है? जिस वाक्य में विशेषण विशेष से पहले हो, तो ये रहा विशेष और ये रहा विशेषण। विशेष से पहले, विशेष से पहले विशेषण है, इसलिए यह उद्देश्य विशेषण है। अगला देखते हैं विधेय विशेषण। अब विधेय विशेषण इसमें पहले था तो उसमें बाद में होगा। इसमें विशेषण से, विशेष से, विशेष से बाद में विशेषण, यानी पहले विशेष बाद में विशेषण, विशेषण से, विशेष से बाद में विशेषण। जैसे एग्जाम्पल यही देख लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा था यह ईमानदार व्यक्ति है, तो यहाँ लिख लेते हैं यह व्यक्ति ईमानदार है। यह व्यक्ति ईमानदार है, ईमानदार है। तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ था ईमानदार और यहाँ पे पहले लिखा हुआ है व्यक्ति। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या था? विशेष। व्यक्ति यहाँ पर भी विशेष है और वहाँ पर भी विशेष ही था, विशेष। और ईमानदार क्या है? विशेषण। ईमानदार क्या है? विशेषण। फर्क सिर्फ इतना है, यहाँ पहले विशेषण था, वहाँ बाद में विशेषण। तो परिभाषा भी यही कहती है विशेषण से बाद में, विशेष से बाद में विशेषण। तो यहाँ पे विशेष से बाद में आया विशेषण, इसलिए यह विधेय विशेषण है। जरूरी नहीं कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम से पहले भी है, बाद में भी हो सकता है और पहले भी हो सकता है। यानी विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है। अब देखते हैं इसके और भेद। जैसे यहाँ पे विशेषण के कुल भेद लिखे हुए हैं, तो विशेषण के कुल भेद 4 होते हैं। विशेषण के कुल भेद 4 होते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक को विधिवत रूप से देखते हैं कि कौन कैसा और किस प्रकार से होता है। आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण, जो विशेषण, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम की, संज्ञा सर्वनाम के गुण, संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, गुण दोष, आकार, रंग, रूप, स्वाद आदि की विशेषता बताएं, आदि की विशेषता बताएं, विशेषता बताएं। जैसे उदाहरण देखते हैं। परिभाषा क्या हुई? जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्वाद आदि की विशेषता बताएं। तो यहाँ पे देखते हैं उदाहरण। जैसे उदाहरण के लिए राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है। तो राम की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा। अच्छा यानी उसका क्या बता रहा है? आकार तो नहीं बता रहा है, उसका गुण या दोष बता रहा है। इसके गुण बता रहे हैं कि राम कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो यहाँ पे गुण हो गया। दोष, जैसे दोष का एक उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कोई भी नाम आप ले सकते हैं। जैसे लिख लेते हैं यहाँ शुभम। शुभम बहुत दुष्ट बालक है। बालक है। तो यहाँ पे दुष्ट
विशेषता बता रहा है किसकी? शुभम की। तो इसका दोष बता रहा है। इसका क्या बता रहा है? दोष, कि शुभम कैसा बालक है? दुष्ट बालक है। उसी प्रकार रंग, जैसे खेत में बहुत हरियाली है या खेत बहुत हरा भरा है। रूप भी उसी तरह होता है, जैसे बड़ा है, छोटा है। स्वाद, कोई कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है। इसी प्रकार से जो भी वाक्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं, उनके गुण दोष या रंग रूप आकार की, उन्हें ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो उम्मीद है आपको गुणवाचक विशेषण समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक जैसे जिस चीज़ की गणना संख्या के आधार पर हो जाए, जिसकी संख्या निर्धारित हो। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, कक्षा में 15 लड़कियां हैं। तो कक्षा में 15 लड़कियां हैं, अर्थात कक्षा में लड़कियों की संख्या निर्धारित है। तो निश्चित संख्यावाचक भी यही कहता है जिनकी संख्या निर्धारित हो, जिनकी संख्या कन्फर्म हो कि ये इतनी मात्रा में है या इतनी संख्या में है। तो कक्षा में 15 लड़कियां हैं, इसकी संख्या निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्या है। अनिश्चित का उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कक्षा में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के हैं। कक्षा में कुछ लड़के हैं, लड़के तो हैं कक्षा में, लेकिन ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कि कक्षा में लड़के कितने हैं। तो इसलिए यह अनिश्चित संख्यावाचक का उदाहरण है। अब निश्चित संख्यावाचक के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे क्रमवाचक, एक होता है क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, और समुदायवाचक। अब क्रमवाचक, जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे कोई चीज़ लिखा है पहला, दूसरा, तो ये सभी क्रमवाचक। अगला है आवृत्तिवाचक, जैसे इसका उदाहरण है 2 गुना, चौगुना। अब अगला है समुदायवाचक, जैसे चारों ओर, तीनों, ये सब समुदायवाचक के उदाहरण है। तो ये थे संख्यावाचक के उदाहरण और उनके प्रकार। आगे देखते हैं, अगला है परिमाणवाचक, जैसे जिस शब्द को तौला या नापा जाए, परिमाणवाचक, इसकी परिभाषा यही है, यानी जिस वस्तु या संज्ञा या सर्वनाम को, वस्तु ही लिख लेते हैं, जिस वस्तु को तौला या मापा जाए, मापा जाए। इसी के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित। निश्चित परिमाणवाचक आपको बताया जिस वस्तु को तौला या मापा जाए। जैसे निश्चित बाजार से, जैसे उदाहरण लिखते हैं, बाजार से 10 किलो चीनी लाना है, 10 किलो चीनी लाना है, या ले आइए, 10 किलो चीनी, अर्थात चीनी को नापा या तौला जाता है।
तो बाजार से 10 किलो चीनी ले आइए, तो यानी निश्चित संख्यावाचक है। तो दूसरा उदाहरण देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक का। जैसे इसी को देख लेते हैं, बाजार से कई मीटर कपड़ा ले आइए। तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक, बाजार से 10 किलो चीनी, अर्थात जिसकी संख्या निश्चित हो। 10 किलो चीनी यानी निश्चित संख्यावाचक, बाजार से कई मीटर यानी निश्चित नहीं हो पा रहा है कितने मीटर कपड़ा लाना है, तो ये अनिश्चितवाचक का उदाहरण है। उम्मीद है आपको इन्हीं दोनों उदाहरणों से परिमाणवाचक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिस चीज़ को नापा या तौला जाए या जिस चीज़ की नाप तौल हो सके उसे ही परिमाणवाचक कह सकते हैं। देखते हैं अगला प्रकार सार्वनामिक विशेषण, जो आज का अंतिम प्रकार होगा विशेषण का। सार्वनामिक विशेषण, जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं। जब सर्वनाम विशेषण का कार्य करे, जिसके लिए स्थिति क्या होगी, संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द, सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, उसी से समझ में आएगा आप लोगों को। यह लड़की मेरी बहन है। तो यहाँ पे यह सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम का कार्य ना करते हुए यहाँ पर विशेषण का कार्य कर रहा है। जैसे यह विशेषता बता रहा है कि यह लड़की मेरी बहन है, तो यह एक सर्वनाम है लेकिन कार्य किसका कर रहा है, विशेषण का। और आगे दिया हुआ स्थिति यहाँ पे सर्वनाम के जस्ट बाद संज्ञा, तो लड़की एक संज्ञा है, तो ये था सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण। उम्मीद है आपको सार्वनामिक विशेषण समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे अवस्था के आधार पर विशेषण के प्रकार दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे अवस्था के आधार पर विशेषण के 3 भेद होते हैं। पहली होती है मूल अवस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और अंतिम होती है उत्तमावस्था। मूल अवस्था क्या होती है, जैसे जहाँ पर किसी से तुलना ना हो। अगला है उत्तरावस्था। उत्तरा, जहाँ पर 2, 3, 4 से तुलना हो। अगला है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था, जहाँ पर कोई चीज़ या कोई वस्तु सबसे अच्छी दिखाई जाए। या जहाँ पर सबसे का प्रयोग हो, जैसे उदाहरण देखते हैं पहले मूल अवस्था का। जैसे करेला कड़वा है, तो यहाँ पर किसी से तुलना नहीं की गई है, करेला कड़वा है। उसी प्रकार यहाँ देख लेते हैं उत्तरावस्था। तो उत्तरावस्था में करेला नीम से कड़वा है,
यहाँ पर तुलना की गई है करेला की नीम से। और अगला देखते हैं यहाँ पे उत्तमावस्था। तो उत्तमावस्था में करेला सबसे कड़वा है। तो ये थी विशेषण से संबंधित आज की हमारी महत्वपूर्ण वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।